नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो आज से हम एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपकी तैयारी करवाई जाएगी थ्रू एमसीक्यू प्रैक्टिस अबाउट द जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, करंट अफेयर्स क्वेश्चन और जीके क्वेश्चंस। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपको किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, आरबीआई, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, आईबी। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उस सभी एग्जाम में आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इन वीडियो से। तो जो अभी लास्ट टाइम जो अभी आईबी का पेपर निकला है, तो उसमें भी जनरल अवेयरनेस का पोर्शन काफ़ी आया था। ओके, और थोड़ा सा टफ भी था। तो अगर आप इनको फॉलो करके चलते हो इन वीडियोस को, तो काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। और इस वीडियो की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 4 बजे की होगी। सुबह 4 बजे जो है ना, ये सोमवार से लेकर शनिवार तक जो है ये वीडियो चलेगा। सुबह 4 बजे एग्जैक्टली ये अपलोड हो जाया करेगा। तो चलिए अभी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम सिर्फ 20 क्वेश्चन से। आज 20 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे जैसे आपका रिस्पॉन्स आता जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस की यहाँ पर जो लेंथ है वो भी बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी इंक्रीज करेंगे। और आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया, तो जो भी आपका यहाँ पर जो रिव्यू होगा वो फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात कर रहा है रिसेंटली विच पुलिस हैव स्टार्टेड ए ड्राइव टाइटल्ड टॉप 25 एम्ड एट कीपिंग अंडर चेक हिस्ट्री शीटर्स। तो हिस्ट्री शीटर्स कौन होते हैं? हिस्ट्री शीटर्स कहने का मतलब जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता है। ओके, तो एक पुलिस है, ये कौन सी पुलिस है? मुंबई पुलिस है या दिल्ली पुलिस है या कोलकाता पुलिस है या फिर हरियाणा पुलिस है, जिनके द्वारा ये टॉप 25 इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो आंसर कौन सा सही होगा आपके हिसाब से? तो जो सही आंसर है वो है मुंबई पुलिस। तो ये यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पर मुंबई में जितने भी 95 पुलिस स्टेशंस हैं, तो वहाँ पर जो भी अपराधी जिनका यहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उनकी यहाँ पर जो है ना शिनाख्त की जाएगी और उनके साथ एक बॉन्ड जो है गुड बिहेवियर का साइन किया जाएगा, ताकि कि वो आने वाले समय में ना किसी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी ना कर पाए शहर में। और अगर ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी वो करते पाए जाते हैं तो उनको फाइन होगा। ओके, तो यहाँ पर टॉप 25 की एक लिस्ट बनाई जाएगी इन क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर्स की। तो चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री टुक एन इनिशिएटिव कला उत्सव अंडर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो क्या लग रहा है आपको जब आप यहाँ पर देखोगे कला उत्सव, तो कला का मतलब क्या होता है? कला आपके हिसाब से किस डिपार्टमेंट या किस मिनिस्ट्री के साथ जो है यहाँ पर संबंध बनता है? तो दिमाग में आएगा, एक ही लाइन दिमाग में आएगी, तो वो कौन सी है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। लेकिन ये गलत आंसर है। जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पहले इस मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी था, शॉर्ट फॉर्म में इसको एचआरडी बोलते थे, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं हम। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल सकता है, जो कला उत्सव है ये जो कि मनाया जा रहा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत, तो यहाँ पर कौन से स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर एजुकेशन दी जाएगी कला के बारे में, आर्ट्स के बारे में? क्या ये सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स उनके स्टूडेंट्स होंगे? तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सीनियर सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स होंगे देश के, उनको जो है यहाँ पर कला उत्सव यहाँ पर जो है उनके लिए जो है कला उत्सव का इनिशिएटिव जो है लिया गया है। इसीलिए यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत है। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, हु चेयर्ड कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो कौन यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को कौन चेयर करता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की यहाँ पर बात आए तो उसको हमेशा प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021 ऑन जनवरी 25, 2021। सो कौन सा देश है अभी जहां रिसेंटली जो है क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021 की हुई है? तो क्या आंसर हो सकता है? तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड में यहाँ पर समिट हुई है। तो ये वर्चुअल समिट हुई है, पैंडेमिक के चलते ऑनलाइन समिट हुई है। ओके, तो ऑनलाइन समिट हुई है। तो किस देश ने यहाँ पर हेल्ड की है? वो है नीदरलैंड। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक कंट्री विच इज आल्सो द मेंबर ऑफ सार्क हैज पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया एंड द कंट्री इज। तो पहली बात तो ये सार्क क्या होता है?
तो ये सार्क नेशन का संगठन है। टोटल यहाँ पर 8 मुल्क हैं जिनको मिलाकर जो है सार्क का यहाँ पर जो है संगठन बनता है। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? इसका फुल फॉर्म निकल कर आता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जो है यहाँ पर सार्क बोल देते हैं। तो 1985 में इसको बनाया गया था। तो अभी के लिए 8 मेंबर हैं इसमें। तो कौन कौन से यहाँ पर मेंबर कंट्रीज हैं? तो जो 8 मेंबर कंट्रीज उसमें सबसे पहले अफगानिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, फिर भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये 8 मुल्कों का संग्रह है, तो जिसको हम बोलते हैं सार्क। तो इनमें से ही एक कंट्री है जिसने भारत के 2021 के रिपब्लिक डे में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया अपनी आर्मी के साथ। तो कौन सा देश है वो? क्या आंसर है उसका? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, पूछा जा सकता है कि सार्क का मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? ओके, तो यहाँ पर ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, तो उनका नाम है इसाला रुवान वीराकून। ओके, तो ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो अभी के लिए ये है सार्क के प्रेसिडेंट। और अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ऐसा देश है जिसका मतलब फ्रेंडली तौर पर, व्यापारिक तौर पर जो है बहुत अच्छे रिश्ते हैं भारत के साथ। तो इसलिए यहाँ पर जो है बांग्लादेश की आर्मी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है हमारे रिपब्लिक डे परेड में। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो है काठमांडू, नेपाल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत पर्व 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया था भारत पर्व 2021? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा भारत पर्व 2021 जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो ये 2016 से ये इवेंट शुरू हुआ है। तो यहाँ पर रिपब्लिक डे के यहाँ पर साथ ही जो है ये इवेंट होता है। तो इस इवेंट करवाने का मेन मकसद क्या है? तो इसका मेन मकसद ये है कि भारतीयों में देशभक्ति की भावना जो है उसको यहाँ पर जगाना है, बढ़ाना है, और जो पूरे भारत का यहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, उसको यहाँ पर जो है प्रेजेंट करना है, दूसरों को दिखाना है। ओके, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो है ये भारत पर्व जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। कंफ्यूजन मत रखिएगा, आप जो है आंसर टिक कर दोगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, लेकिन सही आंसर जो है वह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। तो बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चन से ना आपकी, अगर आप यूपीएससी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी वो भी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके से जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट के थ्रू आते हैं, और स्टेटमेंट में भी यहाँ पर स्टेटमेंट को बड़ी ही चालाकी से जो है ना घुमा दिया जाता है। तो वहां पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लिख दिया जाएगा, तो आंसर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होगा। तो इस तरीके से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इस सीरीज को फॉलो करके चल रहे हैं तो आगे है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं आकाश न्यू जनरेशन। ओके, आकाश NG इज ए न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल मेंट फॉर यूज बाय इंडियन एयरफोर्स लॉन्च्ड बाय। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल को जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है DRDO। ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा जो है यहाँ पर लॉन्च जो है टेस्ट किया गया है आकाश मिसाइल, आकाश जो न्यू जनरेशन की मिसाइल है उसका। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, या सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, या एयर टू सरफेस मिसाइल है, ओके, या फिर एयर टू एयर मिसाइल है। ओके, तो ये 4 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन आपको पूछी जा सकती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। कहने का मतलब कि किसी सरफेस के ऊपर, धरती के ऊपर सपोज करो कोई टैंक है, ओके, तो टैंक सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ से वे मिसाइल दागेगा हवा में। तो हवा में कौन चल रहा है? हवा में हवाई जहाज चल रहे हैं जिनको की निशाना बनाया जाएगा नीचे गिराने के लिए। अगर पूछा जाए एयर टू एयर, तो वो हवाई जहाज के ऊपर ही तैनात होगी मिसाइल। तो एयर टू एयर कहने का मतलब दूसरे हवाई जहाज को निशाना बनाया जाएगा हवा में ही। और अगर एयर टू सरफेस की बात करें तो ऊपर हवाई जहाज चल रहा है तो वो नीचे किसी टैंक के ऊपर निशाना बनाएगा, तब हम बोल देते हैं एयर टू सरफेस। और जब सरफेस टू सरफेस की हम बात करते हैं तो एक ही सरफेस से मिसाइल चली है, दूसरी सरफेस पे सपोज करो दूसरी कोई दुश्मन कंट्री है, तो वहां पर उसकी जो आर्मी लगी है तो वहां तक हमें मिसाइल गिरानी है। एक सरफेस से उड़ी है, दूसरी सरफेस तक जाकर जो है दुश्मन के ग्राउंड में वो गिर गई है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस निकल कर आती हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये सरफेस टू एयर वाली मिसाइल है, ये नीचे से ऊपर जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहां पर बात करें विच इंटरनेशनल पर्सनैलिटी रिसेंटली गॉट पद्म विभूषण अवार्ड फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन पब्लिक अफेयर्स। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, माइक पॉम्पेओ, शिंजो आबे, एमुल मैक्रोन और चौथे है एंजेला मर्केल। तो क्या आंसर, कौन सा आंसर सही है? तो जो सबसे सही आंसर है वो है शिंजो आबे। तो शिंजो आबे कौन है? शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो काफ़ी लंबा समय तक जो इनका कार्यकाल रहा है जापान में। तो जब ये प्रधानमंत्री बने थे ना, तो उस समय
2 से 3 प्रधानमंत्री बहुत जल्दी से रिजाइन कर गए थे जापान में, तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी गवर्नमेंट की। तो जब से इन्होंने कार्यभार संभाला था उसके बाद ये काफ़ी लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री जापान के रहे हैं। तो इन्हीं को ही जो है भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण अवार्ड के चलते जो है इनको नवाजा गया है फॉर देयर सर्विस इन पब्लिक अफेयर्स। और जो माइक पॉम्पियो है वो जो है अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, और जो एमएल मैक्रोन है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो एंजेला मर्केल हैं वो जर्मनी की चांसलर हैं। तो चलिए, अगर नेशनल अवार्ड्स की बात करें तो अगर इनकी हमने पैटर्न बनाना है तो सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो होता है भारत रत्न। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है पद्म विभूषण की। ओके, तो ये भी यहाँ पर जो एक्सेप्शनल सर्विस होती है उसके लिए यहाँ पर दिया जाता है हमारे सिटीजन्स को। और उसके बाद आता है पद्म भूषण, और लास्ट में आता है पद्मश्री। ओके, तो इस तरीके से इनकी सीरीज चलती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इनको आगे पीछे मत कर लीजिएगा, इससे भी कंफ्यूजन हो जाती है। पद्म विभूषण जो है भारत रत्न के बाद ये वाला आता है, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और लास्ट में आता है पद्मश्री। और इस साल के जो पद्म अवार्ड सेरेमनी थे उसमें 7 पर्सनैलिटीज को पद्म विभूषण से नवाजा गया है, 10 पर्सनैलिटीज को जो है पद्म भूषण से नवाजा गया, और 102 पर्सनैलिटीज को पद्मश्री से नवाजा गया है। तो ये हर साल ये जो अवार्ड्स की अनाउंसमेंट होती है वो जो रिपब्लिक डे के यहाँ पर उसी के संदर्भ में जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है। सो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हाल ही में इन पर्सनैलिटी की डेथ हुई है जिनको कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स बोला जाता है, जिसके थ्रू आज इंटरनेट की दुनिया जो है काफ़ी आगे निकल चुकी है। ओके, तो ये फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर रिसर्च थी अच्छी खासी इनकी। तो इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है नरेंद्र सिंह कापानी। तो हाल ही में इनकी डेथ हुई है, 100 से ऊपर इनके पेटेंट थे, और ख़ास तौर पे साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में इनकी अच्छी खासी रिसर्च थी। ओके, तो यूएसए के ये सिटीजन थे, तो वहीं पर इनकी डेथ हुई है। तो नाम याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह कापानी। और इनको अनसंग हीरो भी कहा जाता है, मतलब कभी जो है न्यूज़ में नहीं आए हैं लेकिन अच्छा खासा जो है ना ये देन देकर गए हैं दुनिया को, अच्छी खासी रिसर्च देकर गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर बात करने की, जो 11th नेशनल वोटर्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो कब सेलिब्रेट किया गया है, तो उसको सेलिब्रेट किया गया है 25 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को हम जो है नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार जो हमने 11वां संस्करण जो है उसको सेलिब्रेट किया है। और इस साल का थीम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। तो ये है इस साल का थीम जब हमने नेशनल वोटर्स डे मनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यू स्पीसीज ऑफ रेयर आंट जीनस हैव बीन डिस्कवर्ड इन केरला। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीसीज। तो अभी रिसेंटली चींटियों की एक प्रजाति पाई गई है केरला में, तो उसका नाम क्या है। तो उसका जो सही आंसर है, इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊसेरिया जोशी। ओके, तो ये कौन से यहाँ पर जंगलों से यहाँ पर ये प्रजाति पाई गई है, तो यहाँ पर जो पेरियार टाइगर रिजर्व है केरला का, तो वहाँ से जो है ये प्रजाति पाई गई है। और इसका जो नाम रखा गया है ओसेरिया जोशी, तो ये किनके नाम के ऊपर है, यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं इसी फील्ड के, तो उनको यहाँ पर ऑनर करते हुए जो है यहाँ पर जो है उनके नाम के ऊपर इस चींटी का नाम रखा गया। तो उनका नाम है अमिताभ जोशी। तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है, तो वहाँ पर एज ए प्रोफेसर वो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और प्रजाति पाई गई है, तो वो कहाँ से पाई गई है, वो तमिलनाडु से पाई गई। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है ओसेरिया डी कैमरा। ओके, तो ये तमिलनाडु की प्रजाति है। 2 प्रजातियां हाल ही में जो डिस्कवर हुई हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये साइंटिफिक नेम्स हैं आर्ट्स का, तो ये तमिलनाडु से है, और ये जोशी वाली कहाँ से है, केरला से। तो अगर कोई पूछे कि ये तमिलनाडु में से कहाँ से जो है इसको फाउंड किया गया है, तो ये मदुरई से फाइंड हुई है। मदुरई काफ़ी बड़ा शहर है तमिलनाडु का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स recently broke a world record by launching number of satellites in quick succession. So what are the exact numbers? So SpaceX जो है ये एलॉन मस्क जो है, जो टेस्ला के जो ऑनर हैं, जो टेस्ला के प्रमोटर हैं, तो उन्हीं का यहाँ पर ये इनिशिएटिव है, उन्हीं का स्टार्टअप है SpaceX। तो उनके द्वारा हाल ही में एक रिकॉर्ड तोड़ा गया है, भारत का ही रिकॉर्ड टूटा है इसमें। तो एक के बाद एक जो है काफ़ी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो है इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो कितने नंबर हैं टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ जो सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं वो है 143 सैटेलाइट्स। सो ध्यान रखिएगा, इसमें भारत का ही रिकॉर्ड तोड़ा गया है। भारत ने ही फरवरी 2017 में जो है ना इकट्ठे 104 सैटेलाइट्स भेजे थे, तो तब तक का ये रिकॉर्ड था। अभी इसको तोड़कर जो है ये जो स्पेस एक्स है, तो इसने नया रिकॉर्ड बनाया है 143 सैटेलाइट्स भेजने का। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस मिशन का क्या नाम था, ये भी पूछा जा सकता है। इस मिशन का नाम था ट्रांसपोर्टर 1, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है आने वाले समय में।
और आगे है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, स्पाइसेस बोर्ड इज एन ऑटोनोमस बॉडी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1987 अंडर द स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 by merging the cardamom board and the spices export promotion council and this board works under। तो अभी ये बोर्ड जो है स्पाइसेस बोर्ड, ये किसके अंतर्गत जो है काम करता है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने है, तो क्या आंसर हो सकता है। तो स्पाइसेस से क्या अंदाजा लग रहा है, अगर आपने गैस भी लगाना हो तो कौन से मंत्रालय के तहत जो ये काम कर सकता है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो सकता है या कंज्यूमर अफेयर्स हो सकता है। तो ये दोनों गलत हैं। जो सही आंसर है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके तहत जो है ये स्पाइसेस बोर्ड जो है काम करता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन निकलने के चांसेस हैं। तो यहां से यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड ट्रायल ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सा भी बोलते हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा इसका यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल हुआ है, तो वो है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। तो अभी ये जो साव जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, ये जो वेपन है, तो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर इसका भार है वो 125 किलोग्राम। तो एक तरह का स्मार्ट वेपन है जो यहाँ पर जो एनिमी एयरफील्ड है ना, एनिमी एयरफील्ड के जो एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रडार हो गया, बंकर हो गया, और इसके अलावा जो रनवेज हो गया, तो उनको जो है यहाँ पर ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसकी जो रेंज है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी रेंज कितनी है, वो है 100 किलोमीटर्स। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम शक्ति डिजिटल डाटा सोल्यूशन ए नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल हैज बीन जॉइंटली लॉन्च्ड बाय। तो किसके द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, जॉइंटली, दो सरकारों के द्वारा जो है ना जॉइंटली यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो नाम याद रखिए, श्रम शक्ति डिजिटल डाटा सोल्यूशन। तो श्रम से क्या मतलब समझ आती है, श्रम से मतलब समझ आता है कि काम करना, श्रम करना। तो काम यहाँ पर कौन करेगा, अगर कोई काम यहाँ पर कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग अगर आप अंदाजा लगाओ तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी जो यहाँ पर इसको लॉन्च करेगी किसी दूसरी सरकार के साथ। तो इस हिसाब से जो आंसर निकल कर आ रहा है वो लग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड गोवा गवर्नमेंट, लेकिन ये गलत है। जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड गोवा गवर्नमेंट। तो इन दोनों के द्वारा जॉइंटली मिलकर जो है यहाँ पर श्रम शक्ति डिजिटल डाटा सोल्यूशन जो है चलाया जा रहा है, ता जो कि एक नेशनल लेवल के ऊपर जो है ना सपोर्ट पोर्टल प्रोवाइड किया जाए जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए, ता जो कि वो स्मूथ फंक्शनिंग कर सके पूरे नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी जो है उनको किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। तो यहाँ पर गोवा गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये दोनों मिलकर जो है यहाँ पर ये वाला माइग्रेशन जो पोर्टल है इसको चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज कवच ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड हेल्ड बिटवीन। तो किसके बीचकार ये एक्सरसाइज होती है, तो क्या आंसर हो सकता है। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। ये चारों मिलकर जो है यहाँ पर एक्सरसाइज कवच के तहत जो है यहाँ पर एक्सरसाइज करती हैं। तो यहाँ पर कवच से ही यहाँ पर आपको समझ आ जाना चाहिए, कवच का मतलब है अपनी प्रोटेक्शन करके चलना। तो प्रोटेक्शन तो अब हम अपने घर की करेंगे ना, तो हमारी यहाँ पर ये सारी फोर्सेज है, चारों की चारों फोर्सेज जो है घर की प्रैक्टिस, घर को प्रोटेक्शन करने के लिए आपस में जो है यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं। तो यहाँ पर ये किसके अंतर्गत होता है, ये होता है अंडमान एंड निकोबार कमांड के तहत। तो एक बात और याद रखिएगा, जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है ये भारत की सिर्फ इकलौती ही जॉइंट फोर्सेस कमांड है। ओके, बाकी कमांड सभी अलग अलग हैं, कोई एयरफोर्स की है, कोई इंडियन आर्मी की है, कोई यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की है, कोई इंडियन नेवी की है। लेकिन अगर चारों फोर्सेस को ज्वाइंट कर दो तो इनकी जो कमांड निकल कर आती है तो सिर्फ एक ही कमांड है भारत में, और वो है अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्मार्ट कैमराज टू हेल्प वोमेन इन डिस्ट्रेस इज द इनिशिएटिव ऑफ। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया है किसी पुलिस के द्वारा जिसमें स्मार्ट कैमरास डिप्लॉय किए गए हैं शहर में, और जो है ना इसमें कोई भी वोमन अगर डिस्ट्रेस में, मतलब किसी ना किसी संकट में है, तो यहाँ पर उसके फेस को ही पढ़कर जो है ना उसके आसपास का जो जितना भी उसके बिल्कुल नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होगा उसको अलर्ट कर दिया जाएगा कि जो फलाने एरिया पे कोई यहाँ पर लड़की है, जब वोमेन है वो डिस्ट्रेस में, मतलब कि किसी ना किसी संकट में है, तो सिर्फ और सिर्फ उनके फेस को पढ़कर ही जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो कौन सी पुलिस के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो यहाँ पर जो है स्मार्ट कैमरास यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है, कौन आंसर हो सकता है, तो आंसर है यूपी पुलिस, ध्यान रखिएगा। तो जो पहला इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की है इस स्मार्ट कैमरास की, तो ये कहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर शुरुआत इनकी हुई है लखनऊ में। ओके, तो यहाँ पर यूपी पुलिस आंसर है, ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
Joe Biden recently took oath as dash US president and Kamala Harris as dash vice president. तो यहाँ पर आपको नंबर बताना है कि यहाँ पर कौन से वाले यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है और कौन से वाले वाइस प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, तो क्या आंसर हो सकता है सही? जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन, तो क्या लगता है डी हो सकता है? डी नहीं है। जो ऑप्शन बिल्कुल सही है वो है ऑप्शन सी, 46th एंड 49th। जो बाइडेन 46th प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और जो कमला हैरिस है वो 49th वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की। और एक बात और याद रखिएगा, जो बाइडेन की अभी जो एज है वो 78 ईयर्स की है, तो अभी तक के वो अमेरिका के सबसे ओल्डेस्ट राष्ट्रपति हैं। तो ये भी क्वेश्चन है। और दूसरी ओर अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो भी कमला हैरिस, वो भी पहली इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है जो यहाँ पर एज ए वाइस प्रेसिडेंट जो है वहां पर उन्होंने शपथ ली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रीसा। रीसा इज ए कस्टमरी हैंड वोवन क्लॉथ यूज्ड बाय इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड त्रिपुरा। तो यहाँ पर ये कौन सी वाली ट्राइबल कम्युनिटीज का यहाँ पर ये कपड़ा है जिनको ये हाथ से बुनते हैं, और जो है ट्रेडिशनली जो है इसको फॉलो करके चलते आ रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से। तो यहाँ पर ये रीसा जो है ये कौन से राज्य का यहाँ पर ये ट्रेडिशनल है? तो आंसर क्या हो सकता है? क्या लगता है आंसर? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। ओके, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर एज ए जो ना कस्टमरी त्रिपुरा फीमेल अटायर के तौर पर जो है इसको यूज किया जाता है। और इसके 2 पार्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं, एक होता है रेगनई और दूसरा होता है रिकुटू। ओके, तो ज्यादातर जो रीसा होता है उसको सर ढकने के लिए यूज किया जाता है त्रिपुरा में वोमेन के द्वारा। और अभी बारी है लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हाउथीज हु आर लेबल्ड एज ए टेररिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू। सो कौन से देश से ये बिलोंग करते हैं जिनको कि लेबल एज ए टेररिस्ट ग्रुप का मिला हुआ है? तो कौन सा देश है? तो ये देश है यमन। तो यमन में पिछली काफी समय से जो है ना युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पर जो हाउथीज नाम के यहाँ पर जो लोग हैं, इनको ईरान जो है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्यों सपोर्ट प्रोवाइड करता है? क्योंकि ये भी शिया मुस्लिम है, हाउथीज भी, और जो ईरान में लोग रहते हैं वो भी जो है शिया मुस्लिम्स है। तो मुस्लिम्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं सुन्नी मुस्लिम्स, दूसरा होते हैं शिया मुस्लिम्स। और शिया और सुन्नी में भी बहुत जबरदस्त लड़ाई रहती है। ये दोनों कम्युनिटी जो है आपस में बुलाती नहीं एक दूसरे को। तो इसीलिए सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो ईरान को जो है ना कभी भी उससे फ्रेंडशिप नहीं करता। और जो सऊदी अरब के जो आसपास वाले मुल्क हैं जैसे बहरीन है, कुवैत है, ओके, तो ये भी अगर जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ईरान के साथ, तो उनको भी यहाँ पर जो दंड दिया जाता है सऊदी अरब के द्वारा। तो लास्ट टाइम कुछ 1 साल पहले कतर ने यहाँ पर जो था ईरान के साथ हाथ मिलाया था, तो उसको यहाँ पर जो गल्फ काउंसिल थी तो उससे ही बाहर निकाल दिया था सऊदी अरब ने कतर को। तो इस तरीके से यहाँ पर लड़ाई दोनों की रहती है। तो सऊदी अरब हमेशा जो है ना ये इल्ज़ाम लगाता है ईरान के ऊपर, जो हाउथीज कम्युनिटी है इनको जो है ईरान सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से यमन में जो है यहाँ पर शांति बहाल नहीं हो पा रही है। ओके, तो इस तरीके की लड़ाई जो है काफ़ी लंबे समय से यमन में चल रही है। तो यमन से बिलोंग करती है हाउथी कम्युनिटी। तो आपको कैसा लेक्चर लगा ये वाला, कैसा लगा इनिशिएटिव? तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे आंसर दें क्वेश्चन। जो भी आपके यहाँ पर राय है, जो भी आपकी सजेशन है, फीडबैक है, तो वो मुझे आपकी चाहिए। इसमें और क्या एडिशन हो सकती है और कैसा लगा आपको ये लेक्चर, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।